फराज किदवई साहब, सब कुछ यहाँ नॉर्मल ऑल इज वेल वाली पिक्चर दिखाई तो रही है। बीजेपी बैठक भी देखिए हो रही है, शांतिपूर्ण ही चल रही है, सब मौजूद हैं, सवाल आप खड़े किए जा रहे हैं, वाईफाई के पासवर्ड हैं केपी मौर्य और योगी जी को निशाने पर लीजिए ना, क्यों केशव प्रसाद मौर्य बार बार निशाने पर? पूजा जी देखिए, हमारे भाई राजीव जेटली जी ने भी दो बड़ी बातें कही और ये बोला कि एक उन्होंने बंटवारे की बात की और दूसरा बोला कि भारतीय जनता पार्टी देश की लड़ाई लड़ रही है। बंटवारे की राजनीति कौन करता है? हेमंता बिस्वा शर्मा, इनके असम के मुख्यमंत्री, बोलते हैं कि जिन लोगों ने हमको वोट नहीं दिया उसका विकास नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात की, उसको धत्ता बताते हुए असम के मुख्यमंत्री बंटवारे वाली बात कर रहे हैं। दूसरा साहब देश की लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे साहब, ये उस चीज की लड़ाई लड़ रहे हैं कि इनके केंद्रीय मंत्री का बेटा लखीमपुर में किसानों के ऊपर जी चढ़ा करके उनकी हत्या कर देता है। ये कौन सी देश की लड़ाई है? 700 किसान दिल्ली में शहीद हो जाते हैं, आपके सर पे जूं नहीं रेंगती है। किसानों को आप उग्रवादी कहते हैं, आतंकवादी कहते हैं और आप कहते हैं साहब कि हम देश की लड़ाई लड़ रहे हैं। मणिपुर जल रहा होता है, प्रधानमंत्री जी के मुंह से मणिपुर का मां नहीं निकलता है और वहां पे महिलाओं की अस्मत से खेला जाता है और आप कहते हैं हम देश की लड़ाई लड़ रहे हैं। पेपर लीक होते चले जा रहे हैं। नीट का पेपर लीक होता है, उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती का पर्चा लीक होता है, उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री जी ये मानने को तैयार नहीं होते हैं कि पेपर लीक हुआ और धर्मेंद्र प्रधान जी मानने को तैयार नहीं होते कि पेपर लीक हुआ, लेकिन उसके बावजूद आप देश की लड़ाई लड़ रहे हैं। खैर चलिए, अब आ जाते हैं बात केशव मौर्य जी के ऊपर, जो आप बोल रहे हैं कि आप लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को क्यों नहीं कहते। देखिए पूजा जी, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है और देखने वाली बात यह है कि क्या केशव मौर्य जी इतने ताकतवर हैं कि वो अपनी मर्जी से योगी जी को आके दिखा सके, लेकिन वो लगातार डायरेक्टली और इनडायरेक्टली योगी जी को चैलेंज कर रहे हैं। अब आप बताइए कि केशव प्रसाद मौर्य जी अपनी ही सरकार को चिट्ठी लिख रहे हैं पूजा जी, और चिट्ठी लिख करके ये पूछ रहे हैं कि भैया बताइए पिछड़े और दलितों के अपॉइंटमेंट में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, और खासकर जो विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हो। इसका मतलब ये समझा जाए पूजा जी कि बगावत की भारतीय जनता पार्टी में शुरुआत हो चुकी है और बिना केंद्रीय नेतृत्व के इशारे के ये पॉसिबल नहीं हो सकता। दूसरों पर तो उंगली उठाना बहुत आसान है, लेकिन तमाम बड़े बड़े सवाल तो आपके आगे भी है ना। नेता प्रतिपक्ष ठीक है, पीडीए को आप और मजबूत करने की रणनीति बना रहे हैं, किसे नेता प्रतिपक्ष बनाएंगे? क्योंकि जिस तरह से पिछड़े वर्ग या दलित वर्ग से किसी के आगे आने की जिस तरह से यहाँ पर नाम सामने आ रहा है, तो यहाँ पर रणनीति क्या बनने वाली है? क्योंकि यहाँ आपके सामने शिवपाल यादव भी हैं, उनको भी कोई ना कोई जिम्मेदारी देनी होगी। उधर रणनीति के लिए तो तमाम चीजें यहाँ देख रहे हैं ना, बीजेपी अपनी तरफ से मंथन चिंतन लगातार बैठकें कर रही है, कांग्रेस अपनी अलग बैठकें बुला रही है। पूजा जी, मैं अपनी रणनीति पर 20 सेकंड बाद आ जाऊंगा, मुझे अपनी बात बस कंप्लीट कर लेने दीजिए। पूजा जी, केशव मौर्य जी की बेचारे की आप एक मजबूरी समझिए कि 2017 के चुनाव से पहले, जब 2017 के चुनाव हो गए थे और रिजल्ट इनके फेवर में आ गया था, तो जब दिल्ली से केशव मौर्य जी एयरपोर्ट पर आए थे तो एक 100-150 गाड़ियों का काफिला उनको लेकर के बीजेपी के दफ्तर गया था और लगभग उन्होंने अपने आप को बेचारे ने मुख्यमंत्री घोषित कर दिया था, लेकिन बाजी आरएसएस के आशीर्वाद से योगी आदित्यनाथ जी मार ले गए। उसके बाद में 2021 में भी एक माहौल बना कि योगी जी को हटा दिया जाएगा, फिर केशव मौर्य जी की एक उम्मीद खिली। तो क्या है कि केशव मौर्य जी का जो ये इंतजार है ये खत्म नहीं हो पा रहा है। तो मजरू सुल्तानपुरी का एक बहुत अच्छा शेर है पूजा जी, आपको मजा आएगा, सुनिएगा केशव मौर्य जी के इंतजार के ऊपर कि शब इंतजार की कशमकश में न पूछ कैसे सहर हुई। सहर मतलब सुबह। शब इंतजार की कशमकश में न पूछ कैसे सहर हुई, कभी एक चिराग जला दिया, कभी एक ठीक है, बोलिए राजीव जी, मैं चाहती हूँ आप 10 सेकंड आपको दे रही हूँ, रिस्पॉन्ड कीजिए, आगे उसके बाद आगे बढ़ते। मेरे पास आपकी आवाज नहीं है, उन्होंने क्या बोला मुझे कुछ सुनाई दिया, मैंने पीसीआर को बोला भी था कि मुझे आवाज नहीं आ रही है। अगर आप रिपीट करेंगे मैं तो जवाब देता हूँ। भाई लगातार यहाँ पर जो आपसी खींचतान चल रही है सीएम डिप्टी सीएम को लेकर, उसी को लेकर निशाना साध रहे हैं फराज किदवई साहब भी। नहीं, मैं हैरान हो रहा हूँ इस बात को लेकर के कि जहां पर बिल्कुल स्पष्टता है, जो गंगा की तरह साफ है, उसके ऊपर तो उंगली उठाई जा रही है, और जहां पानी के अंदर घुसने के बाद नजर नहीं आता, वहां पे ये चर्चा कर रहे हैं कि वहां पे ये लोग डिसाइड कर रहे हैं कि हमें किस तरीके की राजनीति करनी है। मैं एक ही बात पूछना चाहता हूं आपसे, अब मुझे इतना बताइए, कभी भारतीय जनता पार्टी ने जातियों की राजनीति करी? अगर किदवई साहब कहते हैं कि भाई हमें इस बात से, किदवई साहब कहते हैं, फराज साहब कहते हैं, हमें इस बात से खुशी मिलती है कि ये उत्तर प्रदेश के अंदर लोगों को बांट दिया जाए, जातियों में बांट दिया जाए,
पिछड़े में बांट दिया जाए, दलित में बांट दिया जाए। और भाई पिछड़ों में सोशल इंजीनियरिंग तो खूब आपकी देखी 2014 में भी, 2019 में भी, लेकिन अब उसी सोशल इंजीनियरिंग की काट पीडीए से निकल आई ना। पूजा जी, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, फिराज साहब भी कहेंगे क्या कि इस हमारे अंदर भी बंटवारा हो सकता है? उस बंटवारे के बारे में चर्चा कर पाएंगे क्या? अहमदिया के ऊपर चर्चा कर पाएंगे क्या? शिया सुन्नी पर चर्चा कर पाएंगे क्या? विद इन दी मुस्लिम दलित और अगड़े के ऊपर चर्चा कर पाएंगे क्या? नहीं करेंगे। मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको, बिल्कुल क्लियर संदेश है। मैं बैठा हूं, मुझे तो बांट दिया, त्यागी जी बैठे उन्हें भी बांट दिया, राजीव रंजन जी को भी बांट दिया, अरे अपने आप को भी बांटिए ना, उसके बाद चर्चा करिए। तो मतलब आपका क्लियर संदेश है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कहां पर किस लेवल पे जाकर के बंटवारा करना है। पहले इन्होंने मुस्लिम यादव कर दिया, अब ये पीडीए की बात कर रहे हैं। किस तरीके का उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हैं, कैसे भारत के निर्माण की बात चाहते हैं, कैसा देश होगा, कैसा स्वरूप होगा, उसका सोचिए। इनकी कल्पना सोचिए। इनकी कल्पना पार्टी का सर्वाइवल है, अपने देश का, प्रदेश का सर्वाइवल नहीं है। ठीक है राजीव जी। और इस